हेलो गाइज, ट्रिनिटी आईएएस क्लास में आपका स्वागत है। यूपीएससी की पीवाईक्यू सीरीज की क्लासेस चल रही थी, इसकी अगली कड़ी आ चुकी है। और एंशिएंट हिस्ट्री अभी तक जो क्लासेस पढ़ाए हैं एंशिएंट हिस्ट्री में वो यूट्यूब पर डली है, आप देख सकते हैं। मगध से पहले हम महाजनपद, उसके पहले जैन, बौद्ध, वैदिक काल, हड़प्पा काल, ये सब वीडियो डली हुई है, देख सकते हैं। महाजनपद काल में ही एक महाजनपद था मगध, जो निकल के आया और एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। उसी पे हम चर्चा करें। अच्छा, महाजनपद काल की जो घटनाएं है कि भाई महाजनपद काल में मगध क्यों भाई इतना शक्तिशाली क्यों हो गया, और कौन कौन सी परिस्थितियां थी जो मगध को के उत्कर्ष में योगदान देखेंगे। एक मैप लगा होगा, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले हम मगध पे चर्चा करने से पहले देख लेते हैं, ये लगा है यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का एड लगा हुआ है। संस्था की तरफ से 50 डे प्रोग्राम चल रहा है, क्रैश कोर्स है, 5 आवर क्लासेस है, डेली क्यूज है, टेस्ट असेसमेंट है, यूपीएससी पीवाईक्यू एनालिसिस। ये मात्र 5,000 में है और इसके लिए नंबर दिए हुए हैं। आप डिस्कशन बॉक्स में जाके वहां से भी आप क्या करेंगे, नंबर निकाल के आप बात कर सकते हैं मैनेजमेंट से। साथ में आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, ट्रिनिटी आईएएस का ऐप डला हुआ है, वहां डाउनलोड कर लीजिए। उस पर भी पूरी थ्योरी मिली हुई है और वो जो कोर्सेज है जो है वो सब मिल जाएंगे और परचेज भी वहीं से कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में क्लास चल रही है। तो अब भी हम मगध साम्राज्य पे चर्चा कर रहे थे, इसलिए मैप लगवाया हमने। देखिए, ये मगध साम्राज्य की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। मगध साम्राज्य जो था, कौन सी परिस्थितियां थी और कैसे उत्पन्न हुआ, मगध साम्राज्य शक्तिशाली कैसे हुआ, तो देखेंगे। मगध साम्राज्य की घटना जो है ये विंध्य पर्वत के उत्तर में था। विंध्य पर्वत के उत्तर में इसके साम्राज्य का विस्तार हुआ। दूसरी, ये दक्षिण बिहार, खासकर पटना और गया वाला बेल्ट है, शाहबाद वाला बेल्ट है, वहां पे इस मगध साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और इसके नॉर्थ में गंगा नदी बहती थी। मगध साम्राज्य के नॉर्थ में गंगा नदी बहती थी। और देखेंगे कि वेस्ट में सोन नदी बहती थी। नॉर्थ में गंगा नदी और वेस्ट में सोम नदी। गंगा नदी और सोम नदी इसको संरक्षित करना शुरू किया, यानी सुरक्षा की दृष्टि से मगध साम्राज्य सुरक्षित हो गया। और इसकी राजधानी थी राजगिरी, जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। राजधानी में सुरक्षित हो गई। साथ में क्या भाई और कौन कौन सी घटनाएं मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में योगदान दिया। ये तो गंगा द्वाब बेल्ट में था, ये तो उपजाऊ भूमि भी थी, तो अधिशेष का उत्पादन होने लगा। दूसरा, तकनीकी क्षेत्र में द्वितीय लौह क्रांति के बाद, द्वितीय नगरीकरण के बाद लौह क्रांति है और लोहे और नवीन तकनीक का विकास होने लगा, जिससे साम्राज्य विस्तार में आसानी हो गई और साम्राज्य के सुदृढ़ करने में भी आसानी हो गई। तीसरा कारण हुआ कि इस क्षेत्र में हाथियों की उपलब्धता थी। जमीन जो था दलदली भूमि थी, तो हाथी आसानी से उस भूमि से आराम से क्या कर सकते थे, मूव कर सकते थे। तो हाथी की उपलब्धता भी इनके सुरक्षा के दृष्टिकोण से अच्छे मिले। और खनिज संसाधन का भी बेल्ट था, क्योंकि गया भी आता था, गया बेल्ट में खनिज संसाधन भी है। पटना राजगीर बेल्ट है और गया कहने का तात्पर्य झारखंड का कुछ बेल्ट समाहित है इसमें। तो खनिज संसाधनों की उपलब्धता भी इस साम्राज्य के उत्कर्ष में बहुत योगदान दिया। उसके अलावा देखेंगे व्यापार जो था बहुत अनुकूल हुआ, यानी स्थलीय व्यापार भी हुआ और नदी मार्ग से व्यापार हुआ दूसरे राज्यों के साथ, ये भी इसके योगदान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और फिर प्राकृतिक सुरक्षा तो बताएंगे अभी हम कि गंगा नदी नॉर्थ में, वेस्ट में जो है आपको सोन नदी प्राकृतिक पहाड़ियों से घिरा हुआ भूमि था, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी मजबूत था। दक्षिण बिहार में ये बेल्ट था, इसलिए साम्राज्य के उत्कर्ष में और साम्राज्य फैलाव में सबसे अधिक योगदान दिया। और ये क्या हुआ, इसके फैलाव में कोई दिक्कत नहीं। ये था इस मगध साम्राज्य पे, मगध साम्राज्य में कुछ राजवंश भी स्थापित हुए और राजवंशों के जो शासक थे उन्होंने भी मगध साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिए। कुछ जो है कूटनीतिक माध्यम से, कुछ वैवाहिक संबंधों के माध्यम से और कुछ राजनीतिक संबंधों के माध्यम से क्या हुआ, साम्राज्य के विस्तार में योगदान। तो हम एक एक करके चर्चाएं करेंगे। पहले हम प्रश्न पे आते हैं कि मगध साम्राज्य की जो था, उसके बाद हम इसकी चर्चाएं पूरी कर लेंगे वे कहां से कहां तक। ये देखिए, पहला जो प्रश्न था इसमें कि मगध साम्राज्य की
निम्नलिखित में कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही है, बताएं। विच ऑन द फॉलोइंग वाज नॉट द कैपिटल ऑफ द मगध एम्पायर? यानी गिरिराज, राजगिरी, पाटलिपुत्रा और कौशाम्बी। पहली राजधानी इसकी थी गिरिराज, उसके बाद राजधानी ट्रांसफर हुई, राजगिरी आई, उसके बाद राजधानी ट्रांसफर होकर पाटलिपुत्र आया। तो कौशाम्बी इसकी राजधानी कभी नहीं रही, कौशाम्बी इसकी राजधानी कभी नहीं रही। और एक शासक हुआ, पहले गिरिराज था, फिर राजगिरी आया, और शासक था उदयीन, और इसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और अपनी राजधानी ट्रांसफर करके यहां लेके आए। चलिए अब मैप के थ्रू हम पूरी याद करा देते हैं आपको। क्या? मगधा एम्पायर, मगध एम्पायर, ये डेट जो है 600 बीसी के आसपास जो है महाजनपद काल था, और 321 बीसी तक ये शासन किए। पहला जो राजवंश इस पे स्थापित हुआ वो बृहदत्त वंश था। कौन था? पीली कलर लेते हैं, बृहदत्त वंश था, और इसका संस्थापक था बृहदत्त। ठीक है, बृहदत्त इसका संस्थापक था, और इसका पुत्र हुआ जरासंध। इसका पुत्र हुआ क्या? जरासंध, बहुत पराक्रमी राजा था, और इसने कंस को भी हराया। इसका पुत्र हुआ जरासंध, और इसने कंस को भी हराया था। इस बृहदत्त वंश के बाद इस पे हर्यक वंश की स्थापना होती है। बृहदत्त वंश के बाद कौन? हर्यक वंश की स्थापना होती है, और हर्यक वंश के राजाओं ने साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो हर्यक वंश में कौन कौन सा था? तो हर्यक वंश की जो इसको पृथहंता वंश भी बोलते हैं, कि जो भी राजा हुए अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठे। इसके संस्थापक शासन काल कब से कब तक? 544 से लेके 412 ईस्वी तक। देखिए 544 से लेके किसका? ये हर्यक वंश का। 544 से लेके 412 बीसी तक ये शासन किए हर्यक वंश के लोग, बीसी तक शासन। इसमें संस्थापक जो हुआ हर्यक वंश का वो बिंबिसार। देखिए शासक था बिंबिसार जो था इसका संस्थापक हुआ। शासन कब से कब तक? 544 से लेकर 492 बीसी तक इसने शासन किया। इसको जैन साहित्य में श्रेणी कहा गया। क्या कहा गया? जैन साहित्य में श्रेणी कहा गया। इसको क्या श्रेणी कहा गया? जैन साहित्य में श्रेणी कहा गया। अब इसने साम्राज्य विस्तार कैसे किया? ये देखिए मैप लोकेट हो रहा है यहां। बिंबिसार का ये साम्राज्य था, मात्र छोटा साम्राज्य था। इसने किसको किसको मिलाया? बिंबिसार ने किसको किसको मिलाया? इसने क्या राजधानी जो थी गिरिराज से राजगिरी लेके आया, राजधानी राजगिरी हो गई, पटना गया बेल्ट हो गया। इसने सबसे पहले अंग महाजनपद को मिलाया जो मुंगेर और भागलपुर रीजन में है, और वहां का शासक था ब्रह्मदत्त। उसको हरा के अंग महाजनपद को मिला के अपने साम्राज्य में मिलाया, साम्राज्य का विस्तार किया। पटना गया से निकल के मुंगेर और ये भागलपुर बेल्ट में पहुंच गया। और वहां पे अंग जब जीतने के बाद अजातशत्रु को वहां का गवर्नर नियुक्त कर दिया। ये राजनीतिक यानी क्या हुआ? युद्ध के माध्यम से, कुछ कूटनीतिक संबंधों के माध्यम से भी इसने अपने साम्राज्य को संरक्षित किया था। इसमें उसने कुछ शादियां की थी। बिंबिसार की चर्चा में करते हुए बिंबिसार ने 3 शादियां की, और वैवाहिक संबंधों के माध्यम से इसने अपने साम्राज्य को संरक्षित किया था। उसमें पहले शादी थी महाकौशल देवी, तो कौशल नरेश प्रसन्नजीत की क्या थी? बहन थी। महाकौशल देवी जो कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन थी, और क्योंकि कौशल उसमें बहुत शक्तिशाली राज था तो इसे संरक्षित करना जरूरी था, इसलिए उसने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने साम्राज्य को संरक्षित कर दिया। की बहन थी, और दहेज में मिल गया काशी। साम्राज्य विस्तार काशी तक हो गया, काशी दहेज में मिल गया ये तो ठीक है। उसका दूसरी शादी इसने किया चलन्ना से किया। दूसरी शादी इसने किया इससे चलन्ना से, जो लिच्छवी राजकुमारी, लिच्छवी गणराज भी उसमें बहुत शक्तिशाली था, शासक था, शक्तिशाली गणराज के रूप में था। उसको भी हराना मुश्किल था, मगर उसने चलन्ना से शादी किया जो लिच्छवी राजकुमारी थी। इससे भी वो संरक्षित हो गया, यानी यहां से भी अब आक्रमण नहीं हो सकता। और अजातशत्रु का जन्म जो होता है चलन्ना से ही होता है, अजातशत्रु का जन्म।
उसके बाद तीसरी से शादी किया, उसने 6 माह से शादी किया, 6 माह से शादी किया। जो पंजाब के मद्र शासक जो थे, मद्र कुल के राजकुमारी थी पंजाब के, और 6 माह से यानी उत्तर पश्चिम क्षेत्र से भी इसने साम्राज्य को संरक्षित कर लिया और बिंबिसार का साम्राज्य संरक्षित हो गया। और इसने सबसे पहले अस्थायी सेना रखना शुरू किया, इसलिए सैन्य कहा गया इसको। और इस बिंबिसार की हत्या 492 ईस्वी में करके अजातशत्रु क्या बैठता है, सत्ता पे बैठता है, और इसको कूनिक कहा जाता है। क्या कूनिक कहा जाता है इसको, कूनिक। और इसका शासनकाल अजातशत्रु का, अब आते हैं मैप पे देखिए, इसके बाद अजातशत्रु का शासनकाल आता है 492 में। अजातशत्रु देखिए डेट गलत लिखा हुआ है, 492 बीसी से लेके 460 बीसी तक, उल्टा लिख दिया था इसने, 460 बीसी तक शासन किया। और बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु, ये मगध साम्राज्य की मैं घटा था, ठीक है, शासन करना शुरू किया। और जैन साहित्य में इसको कूनिक कहा गया है, ठीक है। अब ये लोकेट हुआ है, देखिए ये ग्रीन कलर का जो लोकेशन दिखाई दे रहा होगा उसको पीले से कम देखिए, ये अजातशत्रु का, ये अजातशत्रु का क्षेत्र था, अजातशत्रु का। अब अभी तक अंग मिल गया था उसको। उसके बाद धीरे धीरे साम्राज्य विस्तार करना शुरू किया, और उसने कौशल नरेश प्रसेनजीत जो उसका मामा था उसको हराया। तो युद्ध में पराजय किया और समझौता हुआ। समझौता क्या हुआ कि काशी जो क्षेत्र है, जो है दहेज में मिला हुआ था, वो हमको दे देगी, वो फाइनली अब हम मेरा क्षेत्र हो जाएगा प्रसेनजीत से। और दूसरा क्या हुआ कि कौशल नरेश प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह जो है अजातशत्रु से कर दिया। तो भाई क्या हुआ, तो कौशल का क्षेत्र जो काशी को मिल गया, और उससे भी, और कौशल नरेश जो अभी तक था शक्तिशाली था, उससे बाकी संरक्षित हो गया। लिच्छवी से वैवाहिक संबंध स्थापित किए से इसके पिता माने पिता, तो सॉरी बता रहे, क्या बता रहे थे अभी हम, कि अजातशत्रु, देखिए अजातशत्रु जो शुरू किया शासन, तो काशी बनारसी उसको मिल गया, तो बनारसी आप क्षेत्र में आ गया। कौशल को पराजित किया था, तो श्रावस्ती वाला क्षेत्र भी उसको मिल गया। तो हाँ बता रहे थे कि अब लिच्छवी जो पिताजी इनके लिच्छवी से गणराज से जो संबंध स्थापित किए थे, वैवाहिक संबंध, अब इसे सोचा कि नहीं, अब लिच्छवी गणराज को अपने क्षेत्र में मिला गया था, तो लिच्छवी से युद्ध करने का ठाना। भाई लिच्छवी से युद्ध करना आसान नहीं था, तो वहां के एक मंत्री थे लिच्छवी गणराज के बस्कार, उसको अपने पक्ष में मिलाया, और 2 शस्त्रों के माध्यम से, 2 शस्त्र, मैंने बज्जी संघ का ही था, बज्जी संघ का लिच्छवी गणराज था, 2 शस्त्रों के माध्यम से रथ मूसल जो वर्तमान में टैंक होता है, और महाशिला कंटक पत्थर फेंकने वाला औजार होता है, ये दोनों के माध्यम से लिच्छवी को युद्ध में हराया और लिच्छवी को अपने साम्राज्य में मिला। तो साम्राज्य विस्तार इसका कहां तक हो गया, कौशल तक साम्राज्य विस्तार हो गया अजातशत्रु। ये गौतम बुद्ध के समकालीन भी था, अभी बताए थे हम कि भाई गौतम बुद्ध के समकालीन था। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद, जस्ट मृत्यु के बाद, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन इसी के शासनकाल में हुआ था, वो राजगृह में हुआ था, सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। इसकी चर्चा हम बौद्ध धर्म जो पढ़ा रहे थे, बौद्ध क्लास चली थी, उसमें हम चर्चाएं कर चुके हैं। और बुद्ध के अवशेष पे, बुद्ध की मृत्यु के बाद बुद्ध के अवशेष पे राजगृह में इसने स्तूप का भी निर्माण करवाया था, ये भी घटना है। और इसको इसका पुत्र उदयीन मारता है। कौन मारता है? इसका पुत्र जो है उदयीन जो है इसको मार के सत्ता पे बैठा है। उदयीन साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाया। उदयीन का क्या काम था? उदयीन ने एक महत्वपूर्ण काम किया, वो पाटलिपुत्रा, जिसको प्राचीन नाम कुसुमपुर था, पाटलिपुत्रा नगर बसाया और द्वितीय राजधानी के रूप में उसमें ट्रांसफर कर दिया पाटलिपुत्रा में। तो उदयीन का इतना ही था। इसके बाद लास्ट अंतिम जो है मगध शासक कौन था? नागदर्शक बोलते थे, नागदर्शक या दर्शक बोलते थे। और इसकी हत्या, इस मगध साम्राज्य हर्यक वंश के लास्ट शासक नागदर्शक की हत्या जो है उसका अमात्य था, यानी कमांडर इन चीफ था, शिशुनाग ने हत्या करके एक नए राजवंश की स्थापना किया, शिशुनाग वंश की स्थापना किया, शिशुनाग वंश की स्थापना किया। और शिशुनाग वंश जो है 412 से लेके 344 ईस्वी तक, कब? 412 से लेके बीसी से लेके 344-45 ईस्वी तक शासन किया शिशुनाग वंश।
अब शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? दूसरा वंश हो गया शिशुनाग वंश मगध पे। इसका संस्थापक खुद हुआ शिशुनाग, जिसने शासन किया 412 से लेके 394 ईस्वी तक। 412 से लेके 394 ईस्वी तक। अब हम शिशुनाग वंश का वो दिखाते हैं आपको कि उसका दायरा कहां से कहां तक। मैप पे देखिए, ये जो पिंक कलर का, पर्पल कलर जो बोलते हैं, ये साम्राज्य, और पूरा मगध का साम्राज्य। और ये उज्जैन वाली बेल्ट वाला देख रहे हैं पूरा, ये यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान का बेल्ट होते हुए ये पूरा जहां से शुरू हुआ था मगध साम्राज्य, ये पूरा किसके क्षेत्र में आ गया? ये क्षेत्र आ गया किसका? अब शिशुनाग शुंग वंश का, शुंग वंश में शिशुनाग वंश के डेंसिटी में आ गया। महत्वपूर्ण राजा कौन हुआ? शिशुनाग। उसने क्या किया? अवंती को हराया और पूरा मध्य प्रदेश जो बेल्ट था, अवंती वाला बेल्ट, वो जीत लिया और अपने क्षेत्र में मिला लिया। इलाहाबाद बेल्ट वंश का कौशाम्बी था, जो महाजनपद था, उसको हरा के अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया। तो क्षेत्र का विस्तार इसका बढ़ता गया और इसने राजधानी ट्रांसफर किया और वैशाली को, जो वैशाली जीता गया था लिच्छवी गणराज्य के माध्यम से, वैशाली उसकी राजधानी थी, वैशाली को उसने दूसरी राजधानी बना दी। उसके बाद शिशुनाग वंश में पहला शासक शिशुनाग हो गया। दूसरा जो शासक आया वो था कलाशोक। कौन था? कलाशोक। उसका पुत्र कलाशोक शासन किया। कलाशोक जो था 394 से लेके 366 ईसा पूर्व तक शासन किया। 394 से लेके 366 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसका उपनाम था काकवर्ण। ये सब पीसीएस का फैक्टर पर जानकारी के लिए बता देते हैं। इसका उपनाम था काकवर्ण, इसका उपनाम था। इसने राजधानी जो वैशाली राजधानी गई थी, फिर से वो राजधानी ट्रांसफर करके पाटलिपुत्र ले गया। और इसी के काल में द्वितीय बौद्ध जैन संगति का आयोजन होता है, जहां जो हुआ था कहां पे? पाटलिपुत्र राजधानी में हुआ था। सभाकर्मी उसके अध्यक्ष थे। ये अब जब बौद्ध धर्म पढ़ा रहे थे तो संगतियों की चर्चा कर चुके हैं वहां। इसके 10 पुत्र हुए। इसका जो अंतिम पुत्र हुआ वो था नंदीवर्धन। कौन था अंतिम पुत्र? नंदीवर्धन। और नंदीवर्धन की हत्या करके महापद्मनंद ने एक नए राजवंश की स्थापना किया, महापद्मनंद वंश। कौन सा वंश? महापद्मनंद वंश की स्थापना किया, यानी नंदा वंश की स्थापना किया। महापद्म ने नंदा डायनेस्टी की स्थापना की और यह शासन चला 344-45 से लेके कब तक? 324-23 तक। हाँ, वही 21-22 तक शासन, वही 24-25-23 मिलता है, कहीं बीसी में शासन चला। अब देखिए ये नंदवंश का डायनेस्टी देखिए कहां से कहां तक। ये रेड कलर का जो गया है, ये रेड कलर का जो गया है, हमें कलर चेंज कर देते हैं। कौन सा कलर ले ले आप लोग के लिए? ब्लू कर लेते हैं। ये जो गया है ये नंदन डायनेस्टी तो ऑलरेडी था ही, जो कौन शिशुनाग वंश का डायनेस्टी था ही, शामिल करते हुए पूरा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिम प्रांत, उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, रुहेलखंड बेल्ट होते हुए नीचे पुलिंडा से लेके और तामलिप्पी तक, पश्चिम बंगाल तक का रीजन इस क्षेत्र में था। और इधर जब जाएंगे तो दक्षिण पूर्वी जो है, उत्तर पूर्व इलाके में जो है, ये शासन यहां तक शासन इसने किया है। कौन? नंदा डायनेस्टी का शासन था। पूरी इतनी बड़ी शासन व्यवस्था में थी, नंदा डायनेस्टी थी। इसका पहला शासक कौन हुआ? महापद्मनंद, जो महानंदनी या नंदीवर्धन की हत्या करके, जो भी अमात था, महापद्मनंद ने नंदा वंश की स्थापना किया। इसको क्षत्रियों का नाश करने वाला बोला गया। महापद्मनंद को क्या बोला है? क्षत्रियों का नाश करने वाला बोला गया है। इसको सर्वक्षत्रांग भी बोला गया है। पुष्रेम, और बौद्ध धर्म में इसको उग्रसेन भी बोला गया है। बौद्ध ग्रंथ में क्या बोला गया है? उग्रसेन। यहां लिख देते हैं महापद्मनंद। कहा गया महापद्मनंद। पीला कलर कर देते हैं फिर से। महापद्मनंद जो था, इसको क्षत्रियों का नाश करने वाला बोला है, सर्वक्षत्रांग भी बोला गया है, और क्षत्रियों का नाशक शत्रकांत बोला गया है, एकराट बोला गया है इसको, और बौद्ध ग्रंथ में इसको उग्रसेन भी बोला गया है। और इसको दूसरा परशुराम का अवतार, परशुराम को दूसरा परशुराम का अवतार भी बोला गया है। कहा? महापद्मनंद को। इसके 8 पुत्र हुए। इसका लास्ट पुत्र जो शासन पे बैठा हुआ घनानंद था। कौन था लास्ट शासक जो था इसका? घनानंद था। और जिसका चर्चाएं तो मौर्य साम्राज्य पढ़ाएंगे तो करेंगे ही करेंगे। और इसी के समय यूनानी आक्रमण भी होता है। इसी के समय
इसका अन्य नाम क्या था? अग्निज था इसका नाम। भद्रसाल भी था इसका, भद्रसाल इसका सेनापति था। और जैन मत का पोषक था, ये जैन मत का पोषक था घनानंद, ठीक है। और ये सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर यूनानी आक्रमण सिकंदर कहता है, इसी के समकालीन था, आया था 326 ईसा पूर्व में। उत्तर पश्चिम प्रांत से ये आया था, उत्तर पश्चिम प्रांत, पश्चिमोत्तर प्रांत से ये शासन कर आया था। और घनानंद ने उसके दरबार में एक विद्वान रहते थे चाणक्य, उसकी क्या किया? उसने अपमान कर दिया। चाणक्य दरबार से निकला और कहा कि इसका समूल नाश करेंगे। और उसके लिए उसने मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, उसकी खोज कर डाली, उसको तक्षशिला में शिक्षा केंद्र में शिक्षा दिया और इसकी पूरी क्या हुआ? समूल नाश कर दिया और घनानंद का शासन समाप्त हुआ। और इसका एक सेनापति था भद्रसाल, जो इसके लिए क्या काम की। चलिए ये सब ये घटनाएं हैं पूरी, हम मैंने मगध साम्राज्य की कहानी बता दी। अब आते हैं प्रश्न पे आते हैं। मगध के आरंभिक शासकों में राजारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की, स्वयं किसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, कौन था? तो संस्थापक था बिंबिसार, उसको हत्या किसने किया? अजातशत्रु। और उसकी हत्या किसने किया? उदयी। तो कौन होगा? उदयन हो जाएगा। बिंबिसार संस्थापक, अजातशत्रु इसकी हत्या के साथ में बैठा है और फिर इसकी हत्या उदयन द्वारा किया जाएगा। क्या हो जाएगा? उदयन। इसलिए हर्यक वंश या पितृ हंता वंश भी कहा जाता है। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार इनमें किसके शासनकाल में हुआ? मालवा क्षेत्र पे। और मालवा क्षेत्र में कौन आता था? अवंती वाला बेल्ट। और अवंती को किसने हराया था? शिशुनाग वंश ने, शिशुनाग ने हराया था। तो बिंबिसार ने सिर्फ अंग को जीता, अजातशत्रु ने कौशल और लिच्छवी को जीता, उदयभद्र यानी उदयभद्र लिख दिया इसने, उदयन जी ने पाटलिपुत्र नगर बसाया। और शिशुनाग ने एक नए राजवंश की स्थापना की। शिशुनाग ने उसने अवंती वश जैसे शासक को, महत्वपूर्ण जो शासक महाजनपद थे, उसको हरा के अपने क्षेत्र में मिलाया था, तो थे शिशुनाग। और इस बेल्ट में कौन था? अवंती क्षेत्र था, आता था मालवा क्षेत्र में, जिसकी राजधानी उज्जैन थी और एक महिष्मती, उसको अपने क्षेत्र में मिला दिया था। इसलिए पूरी कहानी बताया हमने आपको। मगध का कौन सा सम्राट था जो परशुराम के नाम से, दूसरे परशुराम के अवतार के नाम से जाना जाता है? Which emperor of the Magad was known as the अपरशुरामो? यानी अभी बताए हैं कि महापद्मनंद का नाम था सर्वछत्रांग, शत्रुओं का नाश करने वाला, एक राठ, और भार्गव भी कहा गया है और परशुराम भी कहा गया है, ने दूसरे परशुराम के अवतार भी कहा गया है। वो कौन था? महापद्मनंद, जिसने नंद वंश की स्थापना किया था। इनको पुनी कहा गया है। अजातशत्रु को इनको काकवर्ण कहा गया था, काकवर्ण कहा गया था। राजा नंद का उल्लेख, राजा नंद का उल्लेख करने वाला लिखित प्रमाण क्या है? कि नंद राजा जो था वो कलिंग, भाई ताम्रलिप्ति की चर्चा हमने किया है और उड़ीसा का कुछ बेल्ट से चर्चा किया है। तो कौन सा अभिलेख था जिसके माध्यम से क्या, जिसके माध्यम से पता चलता है कि राजा नंद का उल्लेख मिलता है? तो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख था। कौन था? खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, जिसने बताया कि कलिंग जो क्षेत्र पे नंद ने कब्जा किया, उदयगिरी बेल्ट में नंद ने कब्जा किया, वह नहर का निर्माण भी कराया था। वो खारवेल की हाथी गुफा में चलता है राजा नंद के बारे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथी।